क्यों सच के बजाय लोगों के दिमाग में झूठी बात बैठ जाती है। एक प्रोफेशनल के रूप में आप अपने आइडियाज को कैसे असरदार बनाते हैं। इस बुक में आप उन रोचक कहानियों के बारे में जानेंगे जो आपकी आंखें खोल देंगी और आपके आइडियाज को पहले से ज्यादा असरदार बना देंगी। अगर आप एक टीचर, राइटर, बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन हैं, तो ये बुक आपके लिए है। ऑथर के बारे में। चिप हीथ और डैन हीथ भाई हैं जो 3 बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं। चिप स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं, जबकि डैन ड्यूक यूनिवर्सिटी में रिसर्च का काम करते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में 3 मिलियन से ज्यादा कॉपी बेच चुके हैं। उनकी बुक्स को 30 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। पहली बात तो ये कि इसे क्यों पढ़ना चाहिए। इस समरी को फिनिश करने के बाद आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। 1. आप ऐसा क्या करें कि आपके कस्टमर को आपका मैसेज या आपका प्रोडक्ट याद रहे। 2. आप क्या करें कि आपका कस्टमर आपके मैसेज पर एक्ट करे। 3. अपने कस्टमर का ध्यान खींचने के लिए आप क्या करें। तो चलो मानते हैं कि मेरा एक दोस्त है देव। तो एक बार मेरा दोस्त देव बिजनेस ट्रिप के लिए न्यूयॉर्क जा रहा था। उसकी फ्लाइट में अभी टाइम था, तो ऐसे ही वक्त काटने के लिए वो एक बार पहुंचा। तभी एक खूबसूरत लड़की वहां आई और उसने देव को एक ड्रिंक ऑफर की। एक खूबसूरत लड़की की इस पेशकश को देव भला कैसे ठुकराता। उसने खुशी खुशी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उस लड़की ने 2 ड्रिंक्स ऑर्डर किए, एक अपने लिए और एक देव के लिए। उसके बाद क्या हुआ, देव को कुछ भी याद नहीं था। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक बाथटब में लेटा हुआ था जिसमें बर्फ भरी हुई थी। पास में ही एक पर्ची पड़ी थी जिसमें लिखा था, हिलना मत, 100 पर पुलिस को कॉल करे। जब उसने पास ही रखे एक फोन से 100 नंबर डायल किया, तब उसे मालूम पड़ा कि उसकी किडनी निकाल ली गई है। अब मान लो कि आप इसकी जगह एक न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ते हैं जो कुछ इस तरह है। व्यापक अर्थ में मुद्रा प्रगति को कुछ इस तरह देखा जा सकता है कि किसी भी माध्यम से प्राप्त पर कैपिटा उचित तनख्वाह में होने वाली प्रगति, कुल प्राप्त वस्तु और आर्थिक क्षेत्र में व्यापार की बढ़ोतरी। अब आपने दोनों स्टोरीज को सुना और अपने एक दोस्त को फोन करके बताया कि आपने क्या पढ़ा। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी स्टोरी ज्यादा याद रहेगी। जाहिर है आप कहेंगे कि पहली वाली, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो हमेशा याद रहेगी। एक स्टोरी को यादगार बनाने के 6 प्रिंसिपल है जिसे सक्सेस वर्ड से याद किया जा सकता है। यानी आप एस से अपने मैसेज को सिंपल बनाए, से अपने मैसेज को अनएक्सपेक्टेड रखे, सी से अपने मैसेज को कॉन्क्रीट, अगले सी से क्रेडिबल, से मैसेज को इमोशनल रखे और एस से अपने मैसेज में स्टोरी डाले। सक्सेस वर्ड में वैसे तो एक और एस आता है, लेकिन लास्ट वाला एस से कोई प्रिंसिपल नहीं है। चैप्टर 1 सिंपल। एक आर्मी के पास लड़ाई के मैदान में जीतने के लिए एक शानदार प्लान हो सकता है, फिर भी वो हार सकती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि ये प्लान काम नहीं करते हैं। प्लानिंग से सोल्जर को एक फील मिलती है कि कुछ तो प्लान किया गया है, मगर सिर्फ इसके सहारे वो लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि बेशक उनके पास कोई परफेक्ट प्लान होगा, मगर असली मायने में जब लड़ाई होती है तो उस वक्त कभी भी कुछ ऐसा हो सकता है जो उनके प्लान की धज्जियां उड़ा सकता है। जैसे कि उनका कोई बड़ा जरूरी एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गया या फिर दुश्मन ने कोई सरप्राइज चाल चल दी। तब सोल्जर्स प्लान इग्नोर करके अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से एक्ट करेंगे। वैसे किसी भी अनप्रेडिक्टेबल खतरनाक हालात में कोई प्लान मुश्किल से ही काम करता है। कहने का मतलब है कि आपको अपने मैसेज को सिंपल रखना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो आपको आइडिया का मेन मैसेज, कोर मैसेज मालूम होना चाहिए, ताकि जैसे भी वो कोर मैसेज पता हो, वो उस कोर मैसेज के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स चेंज करता रहे। अब आइडिया का कोर पता करने के लिए आपको फालतू के आइडियाज हटाने पड़ेंगे, जो कि आसान है। डॉट 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 मुश्किल है तो उन इम्पोर्टेंट आइडियाज को रिमूव करना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया को ना हटा दे। अब कोर मैसेज तैयार करने के लिए 2 स्टेप्स ये है। पहला स्टेप, कोर मालूम करे। दूसरा स्टेप, सक्सेस चेकलिस्ट, यानी सिंपल, अनएक्सपेक्टेड, कॉन्क्रीट, क्रेडिबल, इमोशनल और स्टोरीज को यूज करके कोर को ट्रांसलेट करे। इसका एक उदाहरण लेते हैं। साउथ वेस्ट एयरलाइन एक सक्सेसफुल कंपनी है। कैसे वे इतने सक्सेसफुल बने? वे अपने आइडिया के कोर तक पहुंचे, जो था द लो फेयर एयरलाइन, यानी सबसे सस्ती एयरलाइन। 1996 में उनको 5444 ओपनिंग्स के लिए 1,24,000 एप्लीकेशंस मिली। अब सवाल ये है कि कोई भी ऐसे कंपनी में क्यों काम करना चाहेगा जिसका मेन आइडिया ही कॉस्ट रिड्यूस करना हो? इसका जवाब ये है कि उनका मेन आइडिया कॉस्ट रिड्यूस करना है, मगर उनका सेकंड आइडिया है कि उनके एम्प्लॉइज हंसी खुशी काम करे। एम्प्लॉइज को पूरी छूट है कि वे अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से चले, जैसे कि अगर किसी फ्लाइट अटेंडेंट के बर्थडे वाले दिन उसके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेना, क्योंकि इस सबसे कंपनी की लो फेयर वाली एयरलाइन की इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या उस पर थोड़ा कलौट पेपर्स वगैरह फेंकना ठीक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे क्लीनिंग में एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद होगा, जिसका मतलब होगा हायर फेयर, और ये उनके कोर मैसेज से मेल नहीं खाता, क्योंकि उनका कोर मैसेज है सबसे सस्ती एयरलाइन। तो मेरे दोस्त, ऐसे साउथ वेस्ट को अपना कोर आइडिया मिला
ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से लोग बेकार की चीजें चुन लेते हैं और क्रिटिकल चीजों को छोड़कर उन्हें अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं। दूसरा स्टेप होगा कि सक्सेस की चेकलिस्ट को यूज करके कोर को ट्रांसलेट किया जाए। किसी पैराग्राफ को चेक करें जो आपने लिखा हो और 6 प्रिंसिपल को लेकर एक चेकलिस्ट बनाएं जिसके बारे में हमने पहले बात की। पैराग्राफ को फिर से पढ़ें, उसे एवेल्युएट करें और अगर आपको लगता है कि अगर आपने कोई प्रिंसिपल छोड़ दिया है तो पैराग्राफ फिर से लिखें। चैप्टर 2 अनएक्सपेक्टेड। डेनियल मेरी तरफ देखो, फादर ने अपने बच्चे से कहा। बच्चों की अटेंशन पाने के लिए पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं। हालांकि अटेंशन कभी मांगी नहीं जाती। अटेंशन ऐसी कीमती चीज होती है जिसे आप मांग नहीं सकते, ये आपको खुद ही मिलती है और इसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मगर सिर्फ हमेशा अटेंशन पाने की कोशिश में ना लगे रहे, इसमें कुछ फन भी होना चाहिए। इसे एंटरटेनिंग और अटेंशन ग्रेबिंग दोनों होना चाहिए। मान लो जैसे कि आप अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, आप खड़े होते हैं, एक बैकफ्लिप करते हैं और अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं। बेशक सब आपको अटेंशन दे रहे हैं, मगर कितनी देर तक? अगर आपकी प्रेजेंटेशन अटेंशन ग्रेब नहीं करेगी तो, या फिर आपकी प्रेजेंटेशन इतनी इंटरेस्टिंग नहीं हुई तो लोग बोर होकर अपने अपने फोन निकाल लेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन भूल जाएंगे। यहाँ हम 2 सिंपल सवालों पर फोकस करेंगे। पहला ये कि कैसे मुझे लोगों का अटेंशन लेना है और दूसरा कि कैसे वो अटेंशन बनाए रखना है। सरप्राइज और इंटरेस्ट, ये 2 इमोशन हमारे सवाल का जवाब है। सरप्राइज से हमें अटेंशन मिलती है जबकि इंटरेस्ट से इसे बनाए रखा जा सकता है। अब सरप्राइज का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपको कार की सीट बेल्ट की एड ब्रेक याद है? वैसे याद नहीं होगी क्योंकि ये अमेरिकन की एड ब्रेक थी एनीवे। सीट बेल्ट को पहनने के लिए एड ब्रेक तैयार की थी जिसमें एक फैमिली को कार में बैठकर घूमते हुए दिखाया जाता है। डॉट कि तभी अचानक कहीं से एक ट्रक आता है और उनकी कार से टकराता है। ये एड इस लाइन से खत्म होता था। क्या आपको मालूम था कि ये होगा? नहीं, कभी नहीं। इस एड को देखकर पहले लगा कि ये किसी कार का एड है, मगर इस एड का असली मकसद था लोगों को ये रिमाइंड कराना कि हर बार जब आप कार में बैठे तो अपनी सीट बेल्ट पहनना ना भूले। ये एड सबकी इसलिए याद है क्योंकि इसमें सरप्राइज और इंटरेस्ट दोनों ही है। अगर सरप्राइज में कोई काम की बात ना हो तो ये बेकार है। 2000 में एक एड ब्रेक आता था जिसमें सुपर बाउल की टीम को एक फील्ड में दिखाया जाता था बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हुए कि तभी कैमरा जूम्स आउट करता है और भेड़ियों का एक बड़ा सा झुंड नजर आता है जो अचानक से आकर टीम पर अटैक करता है और पूरी टीम के टुकड़े टुकड़े कर देता है। बेशक ये एड ब्रेक बड़ा सरप्राइजिंग था मगर इसका कोई मतलब नहीं बनता था। लोगों को ये एड आज तक याद है मगर इस एड का मतलब क्या था ये किसी को समझ नहीं आया क्योंकि इसमें कोई कोर मैसेज नहीं था। एक बिहेवियर इकोनॉमिस्ट जॉर्ज लोविंस्टन ने कहा था कि किसी चीज को किसी के लिए इंटरेस्टिंग बनाना बहुत सिंपल है। आपको बस उस इंसान को क्यूरियस करना है, यानी एक मिस्ट्री क्रिएट करनी है और वो इंसान तभी क्यूरियस होगा जब उसे फील होगा कि उसकी नॉलेज में कोई गैप है और इसी को उन्होंने गैप थ्योरी ऑफ क्यूरियोसिटी का नाम दिया है। इसी गैप थ्योरी ऑफ क्यूरियोसिटी की वजह से हमें मूवीज इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि लोग यही सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा। इसी वजह से ही लोगों को मिस्ट्री नॉवेल्स अच्छे लगते हैं क्योंकि नॉवेल उनसे पूछता है कि ये किसने किया। मिस्ट्री एक खुजली की तरह है जिसे खुजाए बिना आपको चैन नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए किसी बुक को समराइज करने में अगर आप अपने ऑडियंस को सब कुछ बिना मिस्ट्री के बता देंगे तो आपका मैसेज उन्हें नहीं याद रहने वाला। अब अगर आप चाहते हैं कि ये उनके दिमाग में चिपक जाए तो आपको उनकी नॉलेज में ये गैप उन्हें फील कराना पड़ेगा ताकि वो और ज्यादा जानने के लिए क्यूरियस हो जाए। चैप्टर 3 कॉन्क्रीट। क्यों एशियन स्टूडेंट्स हर चीज में अमेरिकन स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्हें बचपन में हर चीज जिंदगी में दिखाकर समझाई जाती है। आइए इसे समझते हैं। अमेरिकन और एशियन दोनों स्टूडेंट्स अपने स्टडी को मेमोराइज करने के लिए इस्तेमाल करते थे और वो था रट्टा। बेशक ये इंपॉर्टेंट है और बेशक ये स्टैंडर्ड प्रोसेसर भी है जो हर जगह इस्तेमाल होता है, मगर एशियन स्टूडेंट्स में जो डिफरेंट बात थी वो ये कि उन्होंने रट्टा के अलावा भी अलग टेक्निक्स यूज की थी। जैसे कि वो अगर टेबल पर 10 स्टिक्स रखते हैं और उसमें से 4 हटा लेते हैं तो कितने बचेंगे? तो स्टूडेंट्स कहेंगे कि 6। ये टेक्निक स्टूडेंट्स के लिए एक कॉन्क्रीट फाउंडेशन बिल्ड करती है, यानी स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल होते हैं और इसी कंसेप्ट फाउंडेशन पर वे अपनी नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं। जब अमेरिकन स्कूल्स को सेम चीज के लिए एग्जामिन किया गया तो पता चला कि इस टेक्निक को यूज करने वाले अमेरिकन टीचर्स का परसेंटेज काफी कम था। शायद यही वजह थी कि एशियन स्टूडेंट्स हर चीज में आगे थे, खासकर मैथमेटिक्स में। चलो 2 मैसेज को एग्जामिन करके देखते हैं कि जैसे आपको क्रोक्रीट प्रिंसिपल और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पहला मैसेज, डायरिया से हर साल लाखों बच्चों की मौत होती है। ये गरीब देशों में सबसे ज्यादा मौत की वजह है। इससे मरने वाले बच्चे डिहाइड्रेशन से मर जाते हैं जो लंबे टाइम से होने वाले डायरिया की वजह से होता है। इससे बचने के लिए एक स्पेशल सॉल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स और वाटर से बनता है जिसे ORS के नाम से जाना जाता है।
अब पहले मैसेज का एनालाइज करते हैं। आपको ये पता चला कि डिहाइड्रेशन खतरनाक है जिससे लोग मर सकते हैं, लेकिन इससे बचा कैसे जाए या उतना क्लियर नहीं हुआ। अब आप जरा ये दूसरा मैसेज सुनिए। देव कुछ डेवलप कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने गए। उनकी पॉकेट में नमक और चीनी के 8 पैकेट्स थे। मीटिंग में उन्होंने अपनी जेब से ये पैकेट्स निकाल कर दिखाए और प्राइम मिनिस्टर्स को बताया कि ये डायरिया का सोल्यूशन है। नमक और चीनी के इन पैकेट्स को इजीली पानी में घोला जा सकता है। आसानी से एक सॉल्यूशन तैयार किया जा सकता है जो कि डायरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और इसकी कीमत चाय के 1 कप से भी कम है। और इतना ही नहीं, ये लाखों लोगों की जान बचा सकता है। अब जरा इस दूसरे मैसेज का एनालाइज करें हैं। इस मैसेज में आपको डायरिया की प्रॉब्लम के बारे में भी पता चला और साथ में ये भी पता चला कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। बस आपको घर में पड़े नमक और चीनी को मिलाना है और ORS सॉल्यूशन तैयार, जिसे हम डायरिया से बच सकते हैं। अब हमें ये दूसरा मैसेज इसलिए याद रहेगा क्योंकि ये कॉन्क्रीट है, यानी इसमें जो चीजें दी गई है वो आप रियल लाइफ में यूज करते हो, यानी कॉन्क्रीट चीजें। चैप्टर 4 क्रेडिबल ड्यूओडेनल यूजर सबसे कॉमन टाइप का अल्सर है। ये उतना जानलेवा तो नहीं है मगर बहुत पेनफुल होता है। जब आप 1 मिनट, हम यहाँ अल्सर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब लोगों को लगता था कि पेट में ज्यादा एसिड बनने की वजह से अल्सर होता है। पेट में तेज दर्द का उठना इसका एक सिम्टम है और लोग इसके लिए पेन किलर ले लेते हैं, मगर इसका कोई पक्का इलाज नहीं होता था। कुछ सालों बाद 2 रिसर्चर्स ने एक डिस्कवरी करके पता लगाया कि अल्सर एक खास तरह के बैक्टीरिया से होता है। ये एक बड़ी खोज थी जिसका मतलब था कि कोई भी सिंपल एंटीबायोटिक अल्सर को ठीक कर सकती है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनकी रिसर्च पर यकीन करने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब आपको आगे के पैराग्राफ में मिलेगा। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि साइंटिस्ट ये बात जानते थे कि हमारे पेट का एसिड इतना स्ट्रोंग होता है कि एक मीट के टुकड़े को भी गला दे, तो भला इसमें बैक्टीरिया कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम थी सोर्स। जब ये रिसर्च की गई उस टाइम ऐसा कोई तरीका नहीं था कि ये 2 रिसर्चर पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ लोगों को यकीन दिला सके। और फाइनली तीसरी बात थी उनकी लोकेशन। दोनों रिसर्चर्स ऑस्ट्रेलिया के पेर्थ के रहने वाले थे और उन दिनों ये जगह इतनी क्रेडिबल नहीं मानी जाती थी, यानी वो इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं थी कि लोग ये मान ले कि यहाँ पर कोई इम्पोर्टेड रिसर्च करके किसी बीमारी का इलाज ढूंढ सके। तो साइंटिस्ट्स को इस रिसर्च पर जरा भी यकीन ना करने की काफी वजह थी। उनकी ये डिस्कवरी इस रीजन पर थी कि अल्सर का कनेक्शन पेट के बैक्टीरिया से है। लगभग हर इंसान जिसको अल्सर था उसके पेट में ये बैक्टीरिया था, मगर जिनके पेट में ये बैक्टीरिया था उनमें से सबको अल्सर नहीं था। दोनों रिसर्चर्स ने हार मानी ली थी, मगर एक दिन उनमें से एक जब सुबह उठा तो उसने अपने साइंटिस्ट दोस्त को अपने साथ लैब में चलने के लिए कहा। उसने बैक्टीरिया से भरी हुई एक बोतल उठाई और गट गट करके पी गया। 3 दिन बाद उसके पेट में किसी अल्सर के पेशेंट की तरह ही जानलेवा दर्द उठा। जब उसका स्टमक चेक किया तो वो जल रहा था और लाल हो गया था। अपनी इस तकलीफ को दूर करने के लिए उसने बस सिंपल एंटीबैक्टीरिया की गोली ली और बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी उस पर कई सालों तक विश्वास नहीं किया गया क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन क्रेडिटेबल नहीं थी। अब क्रेडिबल को समझाने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बार ऐसे ही एक अफवाह फैला था कि किसी कंट्री से शिपमेंट में आने वाले केले एक खास तरह के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है जिन्हें खाने से फ्लैश ईटिंग डिजीज होती है। ये अफवाह शुरू में ईमेल के जरिए फैलाई गई, मगर ये क्रेडिबल नहीं लग रही थी, तो इसे ज्यादा क्रेडिबल बनाने के लिए इसमें एक सेंटेंस ऐड कर दिया गया। क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो सेंटेंस क्या होगा? जी हाँ, सही कहा आपने। इस खबर को क्रेडिबल साबित करने के लिए मैसेज में एक सोर्स ऐड कर दिया गया। उन्होंने इसमें ये सेंटेंस ऐड किया था, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका। बस आपका काम बन गया। ज्यादातर लोग किसी भी क्रेडिबल सोर्स पर तुरंत आंख मूंद कर बिलीव कर लेते हैं, फिर चाहे कोई भी सच्ची झूठी खबर फैला दो। यहाँ पर पॉइंट ये बताना है कि क्रेडिबिलिटी पर ही लोग विश्वास करते हैं, तो आप कैसे खुद को क्रेडिबल साबित करेंगे? हम आगे कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे जो आपके काम आ सके। पहला, अथॉरिटी। जितनी अथॉरिटी आप अपनी स्टोरी में डालेंगे उतनी ही वो बिलीवेबल बनेगी। दूसरा, डिटेल्स। लोगों को डिटेल्स काफी अच्छी लगती है। जितनी ज्यादा डिटेल्स होगी आपको स्टोरी में क्रेडिबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी। तीसरा, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के नंबर कोई खास मैटर नहीं करते, मगर उसके पीछे की स्टोरी और कॉन्टेक्स्ट आपकी स्टोरी में क्रेडिबिलिटी लाता है। चौथा, टेस्टेबल एक्सपीरियंस। इससे पहले कि आप लोगों को कुछ बेचे, पहले उन्हें उसका एक्सपीरियंस लेने दे। अगर आपका प्रोडक्ट वाकई में डिजर्विंग है तो उनका एक्सपीरियंस आपके प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ा देगा। चैप्टर 5, इमोशनल। एक बार लोगों के एक ग्रुप पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां उन्हें बोला गया कि उनको सर्वे करना है, जिसके बदले में उन्हें $5 मिलेंगे। ये सर्वे बस एक बहाना था ताकि उन सबके हाथ में पैसे आए। सर्वे खत्म होने के बाद उन सबको $5 दिए गए और साथ ही एक एनवलप भी जिसमें ये लिखा था, जाम्बिया में भारी बारिश हो रही है जिसके चलते 3 मिलियन जाम्बियंस भूखमरी से मर रहे हैं। आप चाहे तो इन्हें कुछ पैसे देकर डोनेट कर सकते हैं।
उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया मगर इस बार लेटर में लिखे वर्ड्स चेंज कर दिए। 7 साल की इस लड़की जेन को डोनेशन देकर आप इसे एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका दे सकते हैं। और फिर जो रिजल्ट मिले वो हैरान करने वाले थे। $1 और 14 सेंट उन लोगों ने डोनेट किए जिन्होंने पहला मैसेज पढ़ा था, जबकि दूसरा मैसेज पढ़ने वाले लोगों ने करीब $2 और 38 सेंट डोनेट किया। ये रकम पहले ग्रुप के लोगों से डबल थी। कहने का मतलब है कि लोगों को कोई प्रॉब्लम बताकर उसे एनालाइज करवाना और उस पर एनालिटिकली एक्ट करवाने से ज्यादा आसान है कि उनके इमोशन को इस्तेमाल किया जाए। जब लोगों ने पहले वाला मैसेज पढ़ा तो उन्होंने सिचुएशन को एनालाइज किया और उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम उन्हें नजर आए। उन्हें लगा कि उनकी थोड़ी सी रकम डोनेट करने से सिचुएशन में ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। मगर जब दूसरे मैसेज में छोटी लड़की जेन का इस्तेमाल किया गया तो वो लोगों के इमोशन को छू गया। इसने उन्हें सिचुएशन को एनालिटिक के बजाय इमोशनली सोचने पर मजबूर कर दिया और इमोशन हमेशा लॉजिक से स्ट्रांग होते हैं। आप इमोशन को एक और तरीके से अपने बिजनेस के मैसेज में यूज कर सकते हैं। आइए इसे समझते हैं। लोग सबसे ज्यादा किस बात की फिक्र करते हैं? फैमिली, फ्रेंड्स, नहीं, खुद की। चाहे कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे, मगर सच यही है कि हम सब सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, फिर बाकी चीजों की फिक्र करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब टीवी हर घर में नहीं होता था। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें लोगों के एक ग्रुप को टीवी बेचकर ये मैसेज देने की कोशिश की गई। टीवी को अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये लोगों को बेटर लाइफ जीने की प्लानिंग में मदद कर सकता। टीवी से लोग ज्यादा पैसा बचा सकते हैं और लोग ज्यादा टाइम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं। दूसरे ग्रुप को मैसेज दिया गया, टीवी को अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको बेटर लाइफ जीने की प्लानिंग में मदद कर सकता। टीवी से आप ज्यादा पैसा बचा सकते हैं और आप ज्यादा टाइम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं। टीवी आपकी लाइफ और भी बेहतर करने में मदद कर सकता है। कुछ लोग शायद कहेंगे कि उन्हें दोनों मैसेज में कोई खास डिफरेंस पता नहीं चल रहा, मगर आप अगर गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि दूसरे वाले मैसेज में कितनी बार आप शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और सच में जिन लोगों के ग्रुप को दूसरा मैसेज मिला उन्होंने टीवी खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। चैप्टर 6 स्टोरीज। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरह स्टोरीज से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। यहाँ हम आपको एक फेमस नर्स की स्टोरी बता रहे हैं जो एक हॉस्पिटल के आईसीयू में न्यूबॉर्न बेबीज की देखभाल करती थी। एक बार जब वो अपने काम के दौरान एक बेबी का ध्यान रख रही थी तो अचानक उसने देखा कि बेबी का कलर लाल पड़ गया है, जिसका मतलब था कि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम का एक कॉमन सिम्टम्स होता है। उस नर्स ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने लंग्स ट्रीटमेंट के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर शुरू कर दिया। तभी उस नर्स को पहले का एक सेम केस याद आया जिसमें सिम्पटम्स सेम थे, मगर लंग्स की नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम थी। नर्स ने देखा कि वो डॉक्टर उस बेबी के हार्ट के बजाय लंग्स का ट्रीटमेंट कर रहा था। नर्स ने तुरंत एक्शन लिया और डॉक्टर से कहा कि सब कुछ छोड़कर जल्दी से बेबी के हार्ट का ट्रीटमेंट शुरू करे। हालांकि हार्ट मॉनिटर नॉर्मल प्लस दिखा रहा था, फिर भी वो हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए इंसिस्ट करती रही। डॉक्टर ने जब उस बेबी के हार्ट का ट्रीटमेंट किया तो उन्हें पता चला कि नर्स एकदम ठीक बोल रही थी, उसके हार्ट में ही प्रॉब्लम थी और ट्रीटमेंट के बाद बेबी का कलर फिर से नॉर्मल हो गया था। और उन्हें ये भी पता चला कि दरअसल हार्ट मॉनिटर में ही गड़बड़ थी। इस स्टोरी की मदद से कई लाखों जानें बच चुकी है, क्योंकि जब भी कोई नई नर्स ये स्टोरी सुनती है तो ये स्टोरी उसके दिमाग में छप जाती है और जब उसके साथ ये सिचुएशन होती है तो वो इस स्टोरी से इन्फ्लुएंस होकर एक्ट करती है और एक और बच्चे की जान बच जाती है। इस ऑडियो बुक समरी में आपने सक्सेस के 6 प्रिंसिपल सीखे। ट्रिक बस यही है कि अपना मैसेज इतना इजी रखें कि वो आसानी से अब्सॉर्ब हो सके और सबको समझ आ सके। आपको इसे अनएक्सपेक्टेड रखना है ताकि लोग आपके मैसेज को अटेंशन दे। आपको इसे कॉन्क्रीट बनाना है ताकि लोगों को आपका मैसेज हमेशा याद रहे। आपको इसे क्रेडिबल बनाना है ताकि लोग आपके मैसेज पर बिलीव कर सके और उन्हें ये ट्रस्टवर्थी लगे। आपको इसे इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि लोग पक्की बातों को ध्यान से सुने और साथ ही आपको इसे इमोशनल बनाना है ताकि वो आपके मैसेज की परवाह करे और फाइनली लोगों को अपने मैसेज पर एक्ट करवाने चाहते हैं तो आपको उन्हें एक स्टोरी सुनानी पड़ेगी। फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। एनीवे, मेरे दोस्तों, अभी तक सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस बुक की समरी पढ़ना चाहते हो तो बेटर देन इमोशंस की ब्लॉग पेज पे मिल जाएगी और ब्लॉग पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।